अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया हुआ था उसमें हम एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां हमने मीटर ब्रिज वगैरह कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर में पहले मैं आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा और हीटिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा। उसी के साथ हम नए चैप्टर पे मूव करेंगे जिसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, राइट। सो डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, बट मोर एक्यूरेटली। वोल्ट मीटर से उतनी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आती है जितनी कि पोटेंशियोमीटर से आती है। सो एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली, राइट। तो इसका कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए पोटेंशियोमीटर में भी बराबर वैसा ही होता है जैसा मीटर ब्रिज में होता था। हमारे पास एक वुडन बोर्ड है, राइट। सो वी हैव ए वुडन बोर्ड। वुडन बोर्ड के ऊपर आपने एक स्केल फिक्स करी हुई है, दिस इज स्केल। तो यहाँ पर दो टर्मिनल्स हमने रखे हुए हैं, उन दो टर्मिनल्स के बीच में एक कांस्टेंट टन वायर अटैच करी गई है। ये पोटेंशियोमीटर होता है। मीटर ब्रिज में यहाँ पर वो मेटलिक स्ट्रिप्स होती थी, यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक। उसके बाद हम एक ऑक्सिलरी सर्किट कंप्लीट करते हैं। हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करते हैं बाई थ्रो ए रियोस्टेट वायर एज वेल। सो यहाँ पर हम ये सर्किट कंप्लीट करते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी सर्किट कंप्लीट करना। यानी इसको जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बाय मींस ऑफ ए रियोस्टेट, सो इसको हमने कहा कि हमने ऑक्सिलरी सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जितनी आप ज़्यादा वायर की ओर जाओगे, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी दो पॉइंट्स के बीच में, जितनी ज़्यादा वायर बड़ी होगी उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। यानी अगर मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर अटैच करता हूँ और एक जॉकी में कनेक्ट करता हूँ, मान लो ये पॉइंट्स ए बी पॉइंट्स हैं, इन दो के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब अगर मैं जॉकी को स्लाइड करूँगा टुवर्ड्स राइट, तो वायर की लेंथ बढ़ रही है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा, तो वोल्ट मीटर ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा। यानी प्रिंसिपल क्या है? फॉल ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। Potential drop is directly proportional to the length of wire, ठीक है। यानी V is directly proportional to L, ये इसका प्रिंसिपल है। अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है, जितनी L ज़्यादा होगी उतना पोटेंशियल ड्रॉप भी इस वायर में ज़्यादा होगा। सो कैन आई सिंपली राइट V is equal to K times L। K is constant of proportionality, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अब किसके बराबर होगा? V बाय L, यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। यानी वायर की यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल फॉल होगा या कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसका यूनिट क्या आएगा? वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपने समझा होगा क्या? जितनी ज़्यादा आप लेंथ कंसिडर करेंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी V इज इक्वल टू KL। K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये होता है V बाय L, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। इसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर, राइट। चलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों मान लो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर वायर हम कभी ऐसे भी दिखाते हैं, ये ना कांस्टेंट टन वायर ये वाली, कभी कभार क्वेश्चन में हम ऐसे भी दिखा देते हैं। सो यहाँ पर सेल है, इसकी लेंथ समझो है 100 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर।
ये समझो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कैन यू फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के? यस, हम इजीली निकाल सकते हैं। के होता है V/L। इतनी सारी वायर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 20। लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? इट इज V/L। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इस लेंथ में? 20। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर? 100 सेंटीमीटर। यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स एज वेल। जो आप ऑप्शंस में या आपको सेंटीमीटर में लिखना है आंसर या मीटर में लिखना है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा सेंटीमीटर्स में है या मीटर्स में, 100 सेंटीमीटर हुआ 1 मीटर। सो इट इज 20 वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, sometimes we may have a question like this। ऐसे ही एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लेंथ समझो 200 सेंटीमीटर है बाहर, लेकिन अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर सेल है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट की। इस वायर की रेजिस्टेंस समझो है 2 ओम, इस वायर की भी रेजिस्टेंस समझो 2 ओम है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी है। अब मुझे बताइए इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 20 होगा ना, ये 20 डिवाइड होगा, इसमें आधा इसमें आधा, बिकॉज रेजिस्टेंस सेम है तो वोल्टेज का इक्वल डिवीजन होगा। 20 में से 10 मिलेगा इसको, 10 मिलेगा इसको। सो व्हाट इज नाउ के इक्वल टू, इसको वोल्टेज कितनी मिली? 10। व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस वायर? 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर यानी 5 वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम आते हैं पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पार्ट पे। इसकी 2 मेजर एप्लीकेशंस है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसकी पहली एप्लीकेशन। पोटेंशियोमीटर से 2 सेल्स आपको मिलेगी, एक सेल का ईएमएफ आपको पता होगा, दूसरे का निकालना होगा, यानी हम 2 सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। तो सबसे पहले आप बराबर यही बनाएंगे, ऑक्सिलरी सर्किट आप कंप्लीट करेंगे, पोटेंशियोमीटर बनाएंगे बराबर ऐसे ही, राइट। अब देखिए क्या होगा। अब आपको 2 सेल्स मिल रही है, वो 2 सेल्स को करेंगे क्या? मान लो एक सेल यहाँ कनेक्ट करेंगे, याद रखना उसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ अटैच करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, और एक सेल आपको मिलेगी उसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ अटैच करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है। 2 सेल जो आपको मिली, मान लो एक सेल का ईएमएफ है E1, दूसरी सेल का ईएमएफ है E2, इनके ईएमएफ को आपने कंपेयर करना है। तो यहाँ पर आप एक 2 वे की लगाएंगे, ये 2 वे की होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर गैल्वानोमीटर और उसके बाद फिर जॉकी, राइट। देखिए हो क्या जाएगा, एक पॉइंट याद रखना, जब यहाँ से करंट फ्लो करती है ना ऐसे, तो ये एंड बनता है पॉजिटिव, ये एंड बनता है नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। अब सपोज मैंने पहले ये वाली की K1 ऑन करी हुई है, हमने पहले की K1 ऑन रखी और K2 को हमने ऑफ रखा, यानी E2 सेल मान लो अभी सर्किट में है ही नहीं, अभी ये वाली सेल हमने कंसिडर करी हुई है। तो हो क्या जाता है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप, ये समझो यहाँ से यहाँ तक भी एक सेल ही है, तो ये सेल है ऐसे है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाली सेल मैं समझ रहा हूँ। नीचे वाली सेल कौन सी है? E1, आ रहा है समझ? चलिए नीचे वाली सेल है E1। अब हमने इनको ऐसे कनेक्ट किया है और ये गैल्वानोमीटर के थ्रू, मान लो गैल्वानोमीटर के थ्रू हमने ये ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। तो जब आप जॉकी को स्लाइड करवाएंगे, ये 2 सेल्स एक दूसरे के ईएमएफ को अपोज करेंगी, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ एक दूसरे को अपोज करेंगी। जब आप जॉकी को स्लाइड करवाएंगे 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 करवाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उस टाइम पे ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर होंगी, यानी ये और ये बराबर होंगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। यानी E1 होगा बराबर, यहाँ से यहाँ तक कितना ड्रॉप होगा? KL, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा K होता है V/L, तो V होगा ना KL के बराबर। सो यहाँ से यहाँ तक सपोज ये लेंथ है L1, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? KL1, वो किसके बराबर होगा? E1 के बराबर। यानी इनिशियली K1 इज ऑन एंड K2 इज ऑफ। K2 ऑफ ने ऑफ रखा है, K1 ऑन रखा है, की K1। सो लेट 0 डिफ्लेक्शन लेंथ, जहां पे गैल्वानोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दिखाया, लेंथ इज L1, 0 डिफ्लेक्शन लेंथ कितनी? L1। उस टाइम क्या होगा? E1 होगा बराबर ये वोल्टेज ड्रॉप के बराबर, यानी E1 होगा बराबर K टाइम्स L1 की, पहली इक्वेशन हो गई।
ठीक है। E1 इसका EMF होगा इस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर, बिकॉज गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया। उसके बाद K1 को हम ऑफ करेंगे और K2 को ऑन करेंगे। नाउ K1 इज स्विचड ऑफ एंड K2 ऑन। K2 को हम ऑन करेंगे तो अब किसी दूसरी जगह मान लो लेंथ L2 पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बिकॉज E1 E2 मत सेम है। तो अब दूसरी जगह L2 पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा, तो E2 होगा बराबर K टाइम्स L2। लेट जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ इज एट L2, तो E2 किसके बराबर होगा? K टाइम्स L2। ये दूसरी इक्वेशन, डिवाइड कर लो इनको, खेल खत्म। डिवाइड, what is E1 by E2 equal to, that will be K times L1 divided by K times L2। K गया, E1 by E2 किसके बराबर आया? L1 by L2 के। So this is how we can compare the EMF of the two cells। L1 L2 आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर E1 पता होगा तो आप E2 आप निकाल सकते हैं। सो सिंपल पॉइंट है। पहले की K1 ऑन रखेंगे, E1 होगा K टाइम्स L1 के बराबर, फिर K2 ऑन रखेंगे, E2 होगा K टाइम्स L2। सो E1 इज K टाइम्स L1, E2 इज K टाइम्स L2, डिवाइड कर लो E1 बाई E2 L1 बाई L2 के बराबर। वो इसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ हो सकता है। आपको इनिशियल लेंथ पता होगी 20 सेंटीमीटर, फाइनल लेंथ पता होगी 40 सेंटीमीटर। E1 होगा 20 वोल्ट, 2 वोल्ट, E2 निकालना होगा। क्या हम निकाल सकते हैं इजीली? मुझे नहीं लगता मुझे वो क्वेश्चन दिखाने की ज़रूरत है। अब हम दूसरे एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। इसकी दूसरी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। आपको एक सेल मिलेगी, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालनी होगी पोटेंशियोमीटर की मदद से, राइट? वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, आपको एक सेल मिलेगी, उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी होगी। समझो वो सेल यहाँ पे है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कोई स्मॉल r है, मान लो ये E डैश है और ये EMF है सपोज E। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे फिर से वही गैल्वेनोमीटर और जॉकी, ठीक है, बट इसको हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस R लगा देते हैं बाय मींस ऑफ ए की। बाय मींस ऑफ ए की, ये R है रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो इनिशियली ये की, सपोज ये की ऐसे, इसको हमने अभी ऑफ रखा है। तो सपोज गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है L1 पे जीरो डिफ्लेक्शन, तो E आएगा K टाइम्स L1 के बराबर। तो इनिशियली S is kept off. Let galvanometer shows zero deflection at L1। गैल्वेनोमीटर L1 पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। उस टाइम इसका EMF होगा बराबर K टाइम्स L1 के बराबर। सो E1 विल बी इज इक्वल टू K टाइम्स L1। ये पहली इक्वेशन आपकी होगी। इसके बाद हम ये क्लोज करेंगे। अब की बार करंट यहाँ से फ्लो करेगी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान अब EMF नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिकॉज करंट ड्राइव हो गई है, ठीक है। अब जब आप ये की क्लोज करेंगे, ठीक है, ये ऑन करेंगे, अब की बार यहाँ से करंट फ्लो होगी ना, तो अब इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस EMF नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि EMF से कम होगा। तो अब की बार नई डिफ्लेक्शन लेंथ मान लो पहले ही आएगी L2 पे, वो लेंथ कम होगी ना, बिकॉज इस बार पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होगा। तो इस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा बराबर K टाइम्स L2। तो मैं लिखूंगा नाउ S इज क्लोज्ड, S को क्लोज करेंगे, ठीक है, यानी ऑन कर देंगे। लेट गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन एट L2। तो अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस यानी V होगा बराबर K टाइम्स L2। E इज द EMF ऑफ द सेल एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। अब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लीजिए, तो क्या मिलेगा? शाबाश, E बाई, ये E1 था इनिशियली, E बाई V इज इक्वल टू K कैंसिल होगा, L1 बाई L2। ये पहले हम इक्वेशन नंबर 3 रख देते हैं। पहली बार E होगा K टाइम्स L1, दूसरी बार V होगा K टाइम्स L2। E बाई V आया L1 बाई L2 के बराबर, ठीक है। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे। अब थोड़ी कैलकुलेशन है, टॉपिक है, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की निकालनी है।
अब हम ये सर्किट पे अगर हम देखेंगे V किसके बराबर होगा, मान लो करंट I फ्लो हो रही है तो इन दो पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, सो V होगा बराबर E माइनस IR के, होगा ना, V होगा बराबर E को माइनस करना है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप IR, तो IR होगा E माइनस V, R होगा E माइनस V बाई I, राइट, सो R होगा E माइनस V डिवाइड बाई, देखिए और एक कैलकुलेशन, करंट जो यहाँ से फ्लो कर रही है I होगा ना V बाई R के बराबर भी, बिकॉज जब इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, इन दो के अक्रॉस भी V ही होगा, तो I के बदले V बाई कैपिटल R आप लिख सकते, तो I के बदले V बाई कैपिटल R। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, बस ये ऑलमोस्ट डन है, हो गया कंप्लीट। सो R हमारा आएगा, ये कैपिटल R ऊपर जाएगा, E माइनस वी बाई वी इंटू आर, तो ये बनेगा E बाई वी माइनस वी, E बाई वी माइनस वी बाई वी हुआ 1 इंटू आर। सो E बाई वी का वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या आया था L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर, तो बस हो गया काम खत्म। L1 भी आपको पता होगा, L2 भी पता होगा, ये बाहर वाला R भी पता होगा। सो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, L1 minus L2 by L2 into R. So this is the formula for finding the internal resistance of a cell using potentiometer. ठीक है, अब कभी कभार आपको क्या हो सकता है, इस पे मान लो छोटा सा क्वेश्चन आए, लेट अस सपोज, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी। क्वेश्चन है 0 डिफ्लेक्शन लेंथ for a potentiometer for a cell is 60 centimeter. Zero deflection length कहाँ पे है, 60 centimeter पे। Now when the cell is shunted by, shunt करना हुआ resistance, parallel में resistance लगाना, shunted by 20 ohm resistance, null point यानी जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ को null point भी कहते हैं, null point shifts to 40 सेंटीमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इनफैक्ट जेई नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के दीजिए। फॉर्मूला है L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू आर, तो बस खेल ख़त्म। पहली जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ कितनी 60, दूसरी बार 40 डिवाइड बाई L2 40 इंटू बाहर वाला रेजिस्टेंस कितना अटैच किया 20 ओम अटैच किया, तो बस से कैलकुलेशन कर लो, खेल ख़त्म। 60 माइनस 40 हुआ 20 बाई 40 इंटू 20, राइट। सो 0 0 गया, 2 1s are 2 2s are 2 10s are, यानी 10 ओम आई इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में ये सारी चीज़ें हम जान गए। अब लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है, इसकी सेंसिटिविटी की बात करेंगे। हम कब कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जब ये लो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो ये अब लिखूंगा मैं नहीं, आप डायरेक्टली याद रख लो। हम तब कहते हैं कि ये सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर है जब करंट कम होगी। करंट कम क्या कब होगी ये याद रखना, करंट अगर सर्किट में कम होगी तो ये सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर कहलाएगा। करंट कम कब होगी, ये आता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, करंट कब कम होगी, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो हम कैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे। सो अगर आप कांस्टेंट वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे और रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट कम होगी, तो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। तो ये पूछा जाता है हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गई, करंट हो गई कम, तो हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। चलिए, इसके बाद पोटेंशियोमीटर भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कार्बन रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग होती है, वो टॉपिक हमसे भी रह गया था। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स ऐसे रेजिस्टर्स होते हैं जिनके ऊपर कलर्स लगे हुए होते हैं, बिकॉज वो इतने छोटे होते हैं उनके ऊपर हम लिख नहीं सकते हैं 10 ओम 20 ओम 30 ओम, तो हम कलर्ड बैंड्स बनाते हैं ताकि उन बैंड से उस कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हमें पता चलेगी। 4 कलर्ड बैंड्स होते हैं। तो ये सारा समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर सिग्निफिकेंट फिगर,
डेसिमल मल्टीप्लायर। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा कलर कोडिंग में, ठीक है। तो कलर्स देखिए क्या है, ब्लैक, ब्राउन, सीक्वेंस यही रखनी है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ये कलर्स आपको याद करने पड़ेंगे बराबर इसी सीक्वेंस में। इसके लिए एक शॉर्टकट भी है इस सीक्वेंस का, सो दीज आर द कलर्स जो कि आपको याद रखने सीक्वेंस में, राइट। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। तो इनके लिए सीक्वेंस भी हम यूजुअली कहते हैं बीबी रॉय, है ना, ऐसे हम पढ़ते हैं, बीबी रॉय, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had a very good wife, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। ये इससे आपको ये कलर्स की सीक्वेंस याद रहेगी। सो इट इज ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। तो ये कलर्स की सीक्वेंस हम पहले याद करेंगे। तो इनमें आपको सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स को डालने पड़ेंगे, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो डेसिमल मल्टीप्लायर में 10 रेज़ पावर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 10 रेज़ पावर 0, 10 रेज़ पावर 1, 10 रेज़ पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। और एक छोटा सा टेबल आपको एक एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा जो टॉलरेंस के लिए हमारा होता है। उसमें 3 कलर्स होते हैं, या तो गोल्डन होता है, या तो सिल्वर होता है, या तो नो कलर, कोई कलर नहीं होता। अगर गोल्डन हो तो टॉलरेंस जो होती है हमारी यहाँ पे होती है 5%, सिल्वर हो तो 10%, नो कलर हो तो 20%। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब कैसे हम कार्बन रजिस्टर के रेजिस्टेंस निकालेंगे। मान लो आपको एक कार्बन का रजिस्टर दिया हुआ है, तो पहली स्ट्रिप का कलर दिया है, दूसरे स्ट्रिप का कलर, तीसरे स्ट्रिप का कलर, और चौथा रिंग सा होता है। मान लो स्ट्रिप ही है वो भी, तो मान लो ये वाली स्ट्रिप का रेड कलर दिया है, ये वाली स्ट्रिप का आपको ब्लू कलर दिया है, ये वाली स्ट्रिप का सपोज ग्रीन कलर दिया है, और ये सिल्वर कलर का रिंग दिया हुआ। तो सबसे पहले रेड आप देखेंगे, यहाँ रेड के सामने क्या है 2, तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, इसकी रेजिस्टेंस होगी 2। अच्छा, उसके बाद ब्लू, ब्लू यहाँ पे है, ब्लू के आगे क्या है 6, तो 6 लिखना पड़ेगा, 2 6, ऐसे इंटू नहीं 2 6। तो पहले 2 कलर्ड बैंड्स आप यहाँ इसी कॉलम से ढूंढेंगे। रेड के लिए 2, ब्लू के लिए 6, ठीक है। फिर इंटू लिखना है। अच्छा, अब ग्रीन कलर, तो ये है ग्रीन का आपको देखना है, ये डेसिमल मल्टीप्लायर, ठीक है। तीसरे कलर में आपको डेसिमल मल्टीप्लायर चेक करना है। ग्रीन का क्या है 10 रेज़ पावर 5। फिर प्लस माइनस टॉलरेंस, लास्ट वाला सिल्वर है, सिल्वर की टॉलरेंस 10%। तो ये है आपके रजिस्टर के रेजिस्टेंस। टॉलरेंस मीन्स परसेंटेज एरर इतना हो सकता है। अब हम आते हैं डायरेक्टली हीटिंग इफेक्ट पे, जो कि लास्ट टॉपिक है करंट का। तो हीटिंग इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप समझेंगे। हीटिंग इफेक्ट, राइट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है। जब देखिए बात को समझिए, जब आपका एक कंडक्टर है समझो, इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो कर्नल्स के साथ टकराते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो जूल ने कहा, जूल्स लॉ क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है दैट इज, वो हमें कहता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I square, heat is directly proportional to resistance,
हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी कंडक्टर की उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितनी देर के लिए करंट फ्लो होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जब हम इनको कंबाइन करते हैं, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, या हीट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू है 1, सो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो हीट की फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर। इनफैक्ट वी हैव अदर, ये ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, वी कैन हैव अदर फॉर्म हीट जो प्रोड्यूस होती है। करंट के बदले आप लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, लिख सकते हैं ना, आई के बदले वी बाय आर का स्क्वायर, और आर टी साथ में आएगा तो ये बनेगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर टी एक आर गया, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ठीक है, सो ये और एक फॉर्म है हीट का, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर टी। इनफैक्ट और एक फॉर्म भी है, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ वी आई टी। सो अगर आपको करंट पता हो, रेजिस्टेंस पता हो, टाइम पता हो, हीट निकाली जा सकती है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस और टाइम पता हो, हीट निकाली जा सकती है। और अगर आपको वोल्टेज पता हो, करंट पता हो, तो हीट निकाली जा सकती है। अब 2 पॉइंट्स आपको याद रखने, बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट। जब इक्विपमेंट्स आप सीरीज़ में जोड़ते हैं तो सीरीज़ के लिए, फेस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, पैरेलल के लिए ये वाली फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तो जब सीरीज़ में इक्विपमेंट्स कनेक्ट होंगे, वही इक्विपमेंट, वही डिवाइस ज़्यादा हीट देगा जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, बट पैरेलल में वो ज़्यादा हीट देगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये पॉइंट्स मैं लिखूंगा, इन सीरीज हाई रेजिस्टेंस डिसिपेट्स मोर हीट, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा हीट देगा। इन पैरेलल में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस डिसिपेट्स मोर हीट। ठीक है, पैरेलल में जो लो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा हीट डिसिपेट कर लेती है। सो फिलहाल ये हमारा हो गया हीट का भी केस यहाँ पे ख़त्म। अब इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली पावर पे। पावर जो होगा वो होता है रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट। कोई भी डिवाइस कितनी तेज़ी से हीट देता है। ठीक है, सो पावर जो हमारा होगा, it is a rate of dissipation of heat or energy। कोई भी डिवाइस कितनी तेजी से हीट जनरेट करता है या एनर्जी जनरेट करता है, इसको कहते हैं पावर। सो पावर आएगा हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। सो अगर हम जानते हैं हीट, अभी हमने पढ़ा आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई टी, टी गया, पावर आया आई स्क्वायर आर। इसी तरह से पावर आएगा वी स्क्वायर बाई आर, इसी तरह से पावर आएगा वी इंटू आई, है ना, जो अभी हमने पढ़ा। हीट में टी आ रहा था बट पावर में टाइम नहीं आएगा। हीट होती थी आई स्क्वायर आर टी बट पावर है आई स्क्वायर आर। हीट होती थी वी स्क्वायर बाई आर टी बट पावर होगा वी स्क्वायर बाई आर। हीट होती थी वी आई टी तो पावर होगा वी आई के बराबर। तो ये हमने पावर की भी बात करी यहाँ पे। अब यूजुअली हमारे पास बल्ब्स के क्वेश्चंस कभी कभार आप देखते हैं। बल्ब्स में वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग होती है। ठीक है, P वाट का बल्ब है आपके पास, होता है कभी 100 वाट का बल्ब है, और वोल्टेज रेटिंग भी होती है। बल्ब के ऊपर रेटिंग्स लिखी हुई होती है। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग मान लो ये बल्ब 20 वोल्ट का है, सपोज 220 वोल्ट का है। तो एक बात याद रखना, जो पावर रेटिंग होती है और वोल्टेज रेटिंग होती है, इससे बल्ब की रेजिस्टेंस पता चलती है। पहले इसका मतलब क्या, अगर आप बल्ब को 220 वोल्ट दोगे तो ये 100 वाट का पावर देगा। अगर आप बल्ब को 220 वोल्ट से कम वोल्टेज दोगे तो ये 100 वाट पावर से थोड़ा कम पावर देगा। अगर आप बल्ब को 220 से ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो ये फ्यूज़ हो जाएगा, ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अगर बल्ब को रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज मिली तो वो फ्यूज़ हो जाता है। नोट पॉइंट हमारे पास ये है कि रेटिंग जो है, ये पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग, इससे आप बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो मैं लिख रहा हूँ रेटिंग अ बल्ब गिव्स रेजिस्टेंस। चूंकि हम जानते हैं P होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो R होगा वी स्क्वायर बाई P। देखिए बल्ब की वोल्टेज रेटिंग कितनी है, 220, सो 220 का स्क्वायर। पावर रेटिंग कितनी है, 100,
सो ये की सॉल्व करेंगे 484 ओम आएगी बल्ब की रेजिस्टेंस। सो अगर आपको वोल्टेज रेटिंग पता है, पावर रेटिंग पता है, शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बता बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी होगी, V²/P। सो V²/P, वी है वोल्टेज रेटिंग 220², P है पावर रेटिंग 100। इसको सॉल्व कर लो, 484 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। सो ये बल्ब की रेटिंग हुई। अब बल्ब्स के ऊपर कभी कभार आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। मान लो 1-2 क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा। दो बल्ब्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन है 2 बल्ब्स, एक बल्ब की रेटिंग है 150 वोल्ट, 100 वाट। ये एक बल्ब है, इसकी वोल्टेज रेटिंग है और पावर रेटिंग, आप इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। एंड 200 वोल्ट 200 वाट, ये दूसरा बल्ब है, वोल्टेज रेटिंग भी 200 और पावर रेटिंग भी 200। क्वेश्चन है विच ऑफ देम ग्लोज ब्राइटर, ज्यादा कौन ग्लो करेगा। पहला पार्ट, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे। दूसरा पार्ट, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इनकी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहले बल्ब की रेजिस्टेंस जो आएगी R1, दैट इज 150 V²/P, 150² डिवाइड बाई 100, तो ये बनेगा 225 ओम। दूसरे बल्ब की रेजिस्टेंस निकालोगे, वो आएगा V²/P, 200²/200, एक 200 गया तो आंसर आया 200। तो पहले बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा, दूसरे की कम। हमें पता है सीरीज में कौन ज़्यादा हीट देता है या कौन ज़्यादा ग्लो करता है, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो पहले पार्ट का जवाब क्या आएगा, हाँ, यानी सीरीज में कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, है ना। इन सीरीज हाई रेजिस्टेंस ग्लोज मोर। तो कौन बल्ब, पहला वाला बल्ब कि दूसरा वाला बल्ब, यानी फर्स्ट बल्ब इसका आंसर है। और पैरेलल में क्या आएगा, कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, यानी सेकंड बल्ब। सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ज़्यादा ग्लो करता है और पैरेलल में लो रेजिस्टेंस ज़्यादा ग्लो कर लेता है। और लास्ट में एक चीज़ हमारे पास बचती है, फ्यूज़। फ्यूज़ बेसिकली एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक है। फ्यूज़ एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो सर्किट को एक्सेसिव करंट या हीट से प्रोटेक्ट करता है, ठीक। सो व्हाट इज फ्यूज़? A protective device used to protect an electrical circuit against heavy currents। अगर सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट्स फ्लो होने लगती हैं तो ये फ्यूज़ खुद जल जाता है, सर्किट को बचाता है, इसलिए प्रोटेक्टेड डिवाइस है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। तो ये सर्किट को हमेशा किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं। तो फ्यूज, अब मैं आपको बता दूं ये किस किस का बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ टिन एंड लेड, ये टिन और लेड का बना हुआ होता है। टिन 62% होता है, 62%, और लेड होता है 38%। तो फ्यूज़ में मुझे लगता है आप ये इतना काफ़ी है, अगर आप ये चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ फ्यूज़ के बारे में, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसमें उसका यूनिट होता है किलोवाट आवर। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा है किलोवाट आवर किसका यूनिट है, इट इज़ नॉट द यूनिट ऑफ, ये पावर का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है, किलोवाट आवर, ठीक है। नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स गिव्स नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इन ए हाउस होल्ड। तो यहाँ पर आपका जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। The magnetic effects of current। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये थर्ड चैप्टर है आप लोगों का।
तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स में सबसे पहली चीज़, चूंकि इसमें हम पढ़ते हैं कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट जहाँ भी हो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसमें पहली चीज़ हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जिसको कहते हैं बायट-स्वेट्स लॉ। सो इफ वी टॉक ऑफ बायट-स्वेट्स लॉ, बायट-स्वेट्स लॉ हमें देता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। मान लो आपके पास एक करंट की वायर है, इसके छोटे से टुकड़े को कहते हैं करंट एलिमेंट। सपोज इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ये लेंथ है dl, तो इस करंट एलिमेंट का नाम पड़ता है IDL। करंट एलिमेंट को हम ऐसे ही नाम देते हैं, करंट कितनी है और छोटी सी लेंथ कितनी है, IDL इस करंट एलिमेंट का नाम है। ये वेक्टर क्वांटिटी हम लेते हैं और इसकी डायरेक्शन होती है सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट एलिमेंट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये। तो बायट-स्वेट्स लॉ में कहता है अगर आपके पास एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, जो पॉइंट r की दूरी पे, कितनी दूरी पे है, r की दूरी पे, और ये लाइन जो है जो पॉइंट को जोड़ती है और यहाँ एंगल बना रही है थीटा, तो बायट-स्वेट्स लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। पहला पॉइंट यही, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट is पहला पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। हम dB से, B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, D स्टैंड्स फॉर स्मॉल, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट एलिमेंट हम नाम देते हैं, ठीक है, IDL। दूसरा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल, दिस एंगल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एंड मेक श्योर आपको पता होना चाहिए थीटा किस किस के बीच में एंगल है, ये करंट एलिमेंट और उस लाइन के बीच में एंगल है, जो लाइन करंट एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को जोड़ देती है, ठीक है। तीसरा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन IDL एंड पॉइंट P। IDL और पॉइंट P के बीच में जो डिस्टेंस है dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस, यानी dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो जब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऑन कंबाइनिंग, शाबाश, जब आप इनको कंबाइन कर लेते हैं तो dB आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो dB जो हमारा आएगा दैट इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ये आप याद भी कर लेंगे। So it is magnetic field due to current element at any point equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta by r square, mu naught by 4 pi IDL sin theta by r square। अब ये mu naught जो होता है ये बेसिकली मीडियम डिपेंडेंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो mu naught is permeability of free space, permeability of free space, ठीक है दोस्तों। अब अगर फ्री स्पेस ना हो, कोई मीडियम होगा यहाँ से यहाँ तक, तो म्यू लिखेंगे, परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। और म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है इस पूरे का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷, ये आप याद रखेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻⁷, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा फिर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। सो दिस इज बायट-स्वेट्स लॉ, ठीक। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इन वेक्टर फॉर्म आई कैन सिंपली राइट इन वेक्टर फॉर्म में हम बायट-स्वेट्स लॉ लिखेंगे। dB किसके बराबर आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dB जो आएगा इट इज़ म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा इंटू r बाई r क्यूब, और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो dB जो हमारा बनेगा इट इज़ म्यू नॉट बाई 4 पाई I, देखिए ये बनता है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी, तो क्या नहीं रहा है DL क्रॉस R डिवाइड बाय R क्यूब। दिस इज बायट-स्वेट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन कौन देगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ DL एंड R।
ठीक है, चूंकि DL इधर है, R इधर है, राइट हैंड रूल यूज करेंगे, DL क्रॉस R। सो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ इनवर्ड, DL क्रॉस R। तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ DL एंड R। ठीक है, द डायरेक्शन B is given by क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ DL एंड R। DL और R को क्रॉस करेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकलेगी। सो बायट-स्वेड्स लॉ में क्या देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट μ0/4 पे आइडियल साइन थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसकी खास एप्लीकेशन पे आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बायट-स्वेड्स लॉ की एप्लीकेशन। magnetic field due to a straight wire, ये बोर्ड्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो स्ट्रेट वायर से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग बायट-स्वेड्स लॉ। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने एक स्ट्रेट वायर यहाँ पे चूज करी, करंट फ्लो इसमें हो रही है आई। मान लो इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है जो कि परपेंडिकुलर दूरी ए पे है, ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। तो मैं क्या करूँगा, मान लो ये वाला एंड जो है, नीचे वाला एंड, सपोज इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ φ1 और ऊपर वाला एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ φ2। इस ए के साथ ये एंगल बना रहे हैं। लोअर एंड ए के साथ एंगल बना रहा है φ1, अपर एंड ए के साथ एंगल बना रहा है φ2। तो अब मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। मैं इसको करंट एलिमेंट्स में डिवाइड करूँगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स में। एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर हम लेंगे जिसका नाम होगा आइडियल, इसकी डायरेक्शन ये होगी। और सपोज ये एलिमेंट जो है ये R की दूरी पे, कितनी दूरी पे, R की दूरी पे, और ये एंगल यहाँ बना रहा है फाई। ठीक है, ये एलिमेंट से जो ये डाली हुई लाइन है, ये इस ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। और समझो ये एंगल जो हम ऑलरेडी थीटा रखे हुए थे, इससे पहले भी हमने ये एंगल थीटा रखा था। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब मुझे बताओ इस छोटे से एलिमेंट से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगा। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू आइडियल से कितना फील्ड होगा, तो dB जो होगा इट इज़ μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय R स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कई वेरिएबल्स हैं। जब आप अलग अलग एलिमेंट लोगे, R भी वेरिएबल है, थीटा भी चेंज हो जाएगा, तो कई वेरिएबल्स हैं। हम एक ही वेरिएबल